यूएसए का वर्चस्व दुनिया में खत्म होने का समय आ गया है। ये जो सवाल आपने पूछा है, ये दरअसल सवाल कई लोग इनबॉक्स में मुझे पहले भी भेज चुके हैं कि सर क्या वाकई यूएसए के अंत की शुरुआत हो गई। और ये लगता भी है, कई बार आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी यही बात उठी थी कि अमेरिका का जो एक वर्चस्व था विश्व पे वो टूट रहा है और रूस और चाइना विश्व की नई धुरी बनकर आ रहे हैं। तो आपका प्रश्न जायज है, पर मैं अभी चूंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। जब ये आईआर पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। बस हम आपको सोचने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। मैं एक पॉइंट ये दे रहा हूं कि इस युद्ध ने यूएसए को एक नया अवसर दिया है अपने आप को रिक्रिएट करने का। सोचिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सहमत हो जाइए, क्योंकि जब मैं आऊंगा टॉपिक पे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है, क्यों अच्छा मैं ये लॉजिक दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं, तर्क क्या है इसके पीछे कि यूएसए फिर से जो उसकी पावर डाउन हो रही थी उसके लिए फिर से अवसर बन रहा है। पहला जरा देखिए पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि यूएसए बहुत दिनों से चाहता था कि रूस की घेराबंदी करना, और घेराबंदी सिर्फ नाटो से संभव नहीं है। घेराबंदी के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी था रूस पर। रूस के पास बेचने के लिए केवल तेल और गैस है और दूसरा बेचने के लिए हथियार है। यानी पूरे विश्व बाजार में यूएसए का हथियारों में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है रशिया। अब जो प्रतिबंध सामान्य अवस्था में यूएसए नहीं लगा सकता था, वो प्रतिबंध इस वॉर ने आसानी से उनको लगवा दिया। यानी अब यूएसए का जो प्रतिबंध है उससे यूरोपियन यूनियन सहित विश्व के ज्यादातर देश सहमत हैं। तो अगर रशिया पर प्रतिबंध लग गया तो रशिया अब नए हथियार किसको बेचेगा, दूसरी तरफ तेल और गैस किसको बेचेगा। तो रशियन इकोनॉमी अंदर से अगर टूटेगी तो लॉन्ग टर्म में इसको हो सकता है, मैं कह रहा हूं यूएसए को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो पहला पॉइंट कि यूएसए जो प्रतिबंध लगा रहा है उससे लॉन्ग टर्म में रशिया की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और आज के विश्व में अगर आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि यूएसए का सबसे बड़ा सेक्टर है मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स। हथियारों की इस आक्रमण ने छोटे बड़े सभी यूरोपीय देशों को डरा दिया है। विश्व में यह भी बात उठने लगी है कि चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है, चीन जापान पर अटैक कर सकता है, चीन भारत के साथ तनाव बढ़ा सकता है। तो रूस और चीन को लेकर विश्व में एक जो इमेज बिल्ड हो रही है, इमेज बनाई जा रही है, फोटो दिखाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन के इंटरनेट को बाधित कर दिया तो एलन मास्क ने उस इंटरनेट को फिर से रिक्रिएट कर दिया। तो अंदर के फोटो आ रहे हैं। तो रशिया और चाइना की इमेज कोविड के ड्यूरेशन में वैसे ही, चाइना की कोविड के बाद, ताइवान से विवाद में बाद, भारत के विवाद के बाद, और रशिया की इमेज इस विवाद के बाद। तो हथियारों की दुनिया में दौड़ बढ़ेगी। और शायद आपको पता नहीं होगा कि आइजनहावर ने बहुत पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर बहुत पहले कहा था कि मैं नाम मात्र का राष्ट्रपति हूं, यहां पर जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वही इस पूरी दुनिया, पूरे अमेरिका को क्या करती है, चलाती है। और कभी मौका मिले तो एक नेटफ्लिक्स पे सीरियल है हाउस ऑफ कार्ड्स, आप देखिएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किस तरह से मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ये जो उद्योग है हथियारों का, उस वो कैसे अमेरिका की विदेश नीति को क्या करता है, तय करता है। तो अब तक अमेरिका इराक में युद्ध करता था, अफगानिस्तान में युद्ध करता था, जिससे हथियारों की दौड़ बढ़ी, उससे अमेरिका का आर्थिक नुकसान था। इस बार तो ये काम अमेरिका के लिए रूस ने कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर जो अटैक किया उससे दुनिया में हथियारों की दौड़ क्या हो गई, बढ़ गई। और हथियारों की दौड़ बढ़ जाएगी तो उसका सीधा लाभ किसको होने वाला है, अमेरिका। तीसरा पॉइंट समझिए, हाल के 10 सालों में देखिएगा नाटो की स्थिति कमजोर हुई है। दरअसल जब 2008-9 में मंदी आई थी, तो मैं जब आईआर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, उस मंदी के बाद यूरोप में एक नारा, आपको पता है नाटो में अमेरिका के कनाडा के अलावा ज्यादातर देश कौन से हैं, यूरोप के हैं। तो एक नारा चला था, यूएसए प्लेज एंड यूरोपियन पेज। यानी यूएसए दुनिया में खेलता है, वर्चस्ववादी राजनीति चलाता है, और उसका पैसा नेटो के माध्यम से कौन पे करता है, यूरोपियन यूनियन के देश। अब यूरोपियन यूनियन के लोग मजबूर हैं
कि नेटो को रिवाइव करें और रशिया के क्योंकि रशिया यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पर है, अभी उसने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दी है। तो रशिया की जो आक्रामकता है उससे कोल्ड वॉर 2.0 की फिर से शुरुआत होगी और इस कोल्ड वॉर 2.0 में नेटो का फिर से रिवाइवल होगा और अमेरिका फिर से यूरोप के पैसे से दुनिया में अपने वर्चस्व को क्या करेगा, स्थापित करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सहमत हो जाइए, जब मैं टॉपिक आएगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा। अभी की बात मैं क्या कह रहा हूं कि ये रिवाइवल बहुत तेजी से क्या होगा। चौथा क्या है, यूएसए को लॉन्ग टर्म में पता है कि लड़ाई चाइना के साथ है उसका वर्चस्व को लेकर, रशिया के साथ नहीं, क्योंकि रशिया भले ही मिलिट्री इंडस्ट्री में बहुत मजबूत हो पर इकोनॉमिक सेंस में वो अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। आज अगर रूस के चक्कर में वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाए तो चाइना के लिए तो ताइवान में फ्रंट खोलना और भी आसान हो जाए। तो अब यूएसए का फोकस एशिया पैसिफिक पर है और वो यूक्रेन में वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। और अगर यूक्रेन में वेट एंड वॉच की मुद्रा में है तो चाइना अगर कोई भी एग्रेसिवनेस करेगा तो सारे देश एशिया पैसिफिक के इंडिया सहित अपने आप यूएसए के पीछे खड़े होने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं करता, कोविड में उसके पास अपनी इकोनॉमिक रिकवरी का क्या है, मौका है। लेकिन अगर वो रूस के साथ इन्वॉल्व हो जाए तब तो चाइना के लिए फील्ड पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खुल हो जाएगी। इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि यूएसए का पतन हो गया। ये दिख रहा है, ये गांव की राजनीति में, आम बोलचाल की राजनीति में ये बात हम लोग उठाते हैं कि उन्होंने उनको मारा और वो कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत आसान है, पर आप चूंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा नजर रखिए मुद्दों पर। अभी कुछ दिन अगर पुतिन ये लड़ाई समाप्त नहीं कर पाएंगे तो देखिएगा रशिया का अपने आप पतन शुरू हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच करिए और नजर रखिए, ऑब्जर्व करिए कि दरअसल विश्व राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है और भारत उसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।